अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज है 15 सितंबर, जिसको बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार था इस दिन का। आप सोचिए क्या हो रहा है आज के दिन। जी, आज के दिन बहुत सारे स्कूल्स पाकिस्तान में रीओपन हो रहे हैं और इसके लिए बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी सबको गुड लक कहा है। दिस इज़ द डे व्हेन वी रीओपन आवर स्कूल्स। और बहुत महीने घर रहने के बाद अब ये दोबारा सिलसिला जो है, जो हमारी मामूलात ज़िंदगी हैं, वो नॉर्मलसी की तरफ जा रही हैं। सवाल ये पैदा होता है, ये नया नॉर्मल कितना नॉर्मल है और हम इसके लिए कितने तैयार हैं। कल आपने देखा, बिकॉज एजुकेशन इज़ अ थीम विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मुझे लगता है कि अगर हमने कोई भी मस्बत तब्दीली अपने इर्द गिर्द लानी है, महसूस करनी है, या वो देरीना ख्वाहिशें जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारे माशरे से थी, अगर हमने उसको पूरा करना है तो तालीम, तरबियत, शऊर के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि इस कोविड ने हमें ये सिखाया है कि तालीम और तरबियत का, आगही का, लर्निंग का जो प्रोसेस है, वो जिस तरह के भी हालात हों वो रुकता नहीं है। बट इट इज़ अ ग्रेट थिंग दैट द स्कूल्स आर नाउ री ओपनिंग। ये स्कूल जब खुल जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ पाएंगे। जो हमें ऐसा लगता था ना कि ज़िंदगी को पॉज का बटन लग गया है और हम घर में बैठे हैं, ज़िंदगी आगे बढ़ नहीं रही, वी फील स्टक। आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू चेंज। सवाल यहाँ पे ये भी है, हमने प्राइवेट स्कूल्स को तो बहुत क्लोजली ग्रिल किया। कल भी आपने मेरा प्रोग्राम देखा और उस पर मुझे ट्विटर पे फीडबैक भी दी कि सिद्रा बहुत वैलिड क्वेश्चंस थे कि फ़ीस क्यों बढ़ाई जा रही है, तैयारी कैसी है, जिम्मेदारी किस पे आयद होती है, टीचर्स की अगर तबीयत ख़राब होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है। और उसी डिस्कशन में निकल के आया कि अगर ऑन द पैरेलल अगर हम हुकूमत के निज़ाम को देखें, रियासत के अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को देखें, तो वहाँ पे फुल प्रूफ हमारी प्रिपरेशन करने के लिए हमें एक कसीर रकम की ज़रूरत है। 25 अरब रुपए कहा जाता है अगर आपने फुल प्रूफ एक तरह से तैयारी करनी है। आपने वहाँ पे लोगों को रिसोर्सेज भी देनी है, सफाई का निज़ाम भी करना है, टीचर्स की टेस्टिंग भी होनी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आज हम ज़रा फोकस करने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक स्कूल्स में तैयारी कैसी है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक हुकूमती वेलकम नोट तक मुहित है, या वाकई वहाँ पे उनको भी आगाही दी गई है, ट्रेनिंग दी गई है, वसाइल दिए गए हैं ताकि इसका सामना किया जा सके। सो दोज आर गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ मौजूद है मुसर्रत चीमा। शी इज़ अ स्पोक्स पर्सन फॉर पंजाब गवर्नमेंट और उनके क्या सूरत हाल है। लेकिन उससे पहले ज़रा आपको दिखाते हैं दिस पैकेज ऑन द स्कूल्स री ओपनिंग, और उसमें तासुरात लोगों के क्या क्या हैं, टीचर्स के क्या तासुरात हैं, और ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स और बच्चे क्या सोच रहे हैं। क्या बच्चों को लग रहा है कि इतने सालों के, इतने महीनों के बाद स्कूल जाना बहुत मुश्किल होगा। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। मेरा दिल करता है स्कूल जाने को, मम्मा नहीं जाने दे रही हैं। बहुत दिल चाहता है स्कूल जाने को, तो जल्दी से स्कूल भेजें। आखिरकार 5 माह के इंतजार के बाद तालीमी इदारे आज से मरहलावार खुलने लगे हैं। इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। असातिज़ा और प्रिंसिपल साहिबान ने अपने फराइज SOPs के मुताबिक सर अंजाम दे दिए हैं। सफाई सुथराई और सैनिटाइजर्स का खास ख्याल रखा गया है। 3 फीट का जो फासला है उसको मेंटेन रखा है। उसके बाद अपने वॉशिंग पॉइंट्स का अरेंजमेंट की है। हमें ना कोई डर है ना खौफ है, इसलिए कि हम ये चाहते हैं कि बच्चों की जो एजुकेशन है वो उसका हर्ज नहीं होना चाहिए। तालीमी इदारों के खुलने पर कुछ वालिदैन खुश हैं तो बेशतर कोरोना के खौफ में अभी भी मुब्तला हैं। कहते हैं छोटे बच्चों को तो अभी नहीं बुलाना चाहिए। कुछ डरे हुए, एक फियर है, एक एंजाइटी है कि क्या होगा, बच्चे छोटे हैं, SOPs फॉलो करेंगे कि नहीं। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ना वो जाएं स्कूल, क्योंकि बच्चों को भी स्टडी तकरीबन भूल चुकी। मेरे बच्चों के 30th को खुले हैं, तो मैं अभी भी इसी चीज़ के इंतजार में हूँ कि ना ही खुले तभी बेहतर है। कुछ क्लासों में 3 से 6 फुट का फासला और दरवाजों पर आधी जमात के नाम और रोल नंबर्स का भी अंदराज कर दिया गया, जिसके मुताबिक तलबा की हफ्ते में 3 रोज तालीमी सरगर्मियाँ होंगी। जी जनाब, ये अहम SOPs हैं। हफ्ते में 3 रोज़ क्लासेस होंगी। मरहलावार स्कूल्स को खोला जा रहा है। आज यानी बेशतर स्कूलों में, और ख़ास तौर पे अगर पब्लिक स्कूल्स की बात की जाए तो 9वीं जमात से ऑनवर्ड्स लोगों को यानी स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। आई थिंक टीचर्स का हौसला वाकई दीदनी था। और अगर हम अपने ईमान की बात करें तो कहा जाता है, हदीस मुबारका है कि इल्म हासिल करो ताकि उसके लिए तुम्हें चीन तक जाना पड़े। यानी जो भी मुश्किल हो, कठिनाई हो, उसको बर्दाश्त करते हुए तालीम और इल्म के
वसूल में रुकावट नहीं आनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि इन SOPs को हम फॉलो करेंगे और ख़ास तौर पे हमारे असातिज़ा, स्टूडेंट्स ख़ुद भी, क्योंकि वो बाशऊर हैं और अभी पहले मरहले में हम देख रहे हैं कि बड़ी क्लासेस 9वीं जमात ऑनवर्ड्स के स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है। पेरेंट्स ख़ुद भी आगाह हैं और 5 माह की हमारी काफ़ी तैयारी हो चुकी है। अब हम इन SOPs को सीरियसली भी लेंगे, लेकिन जो इंतज़ामी उमूर हैं उसमें क्या सीरियसनेस दिखाई जा रही है और उनको यकीनी कैसे बनाया जा रहा है, हुकूमत की क्या तैयारी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुसर्रत चीमा। शी इज़ अ स्पोक्स पर्सन फॉर द पंजाब गवर्नमेंट। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी तरह हम भी बड़े एक्साइटेड हैं। बैक टू स्कूल डे है। कल हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बाकायदा एक थम्स अप दिया है टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स को भी कहा है कि घबराना नहीं है। तो मुझे बताएं कि जो अभी भी पेरेंट्स थोड़े बहुत घबरा रहे हैं कोरोना के खौफ से, आप उनको क्या कहना चाहेंगी? जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर क्या तैयारी है स्टूडेंट्स को वेलकम बैक करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। Basically, I am mother of 2 sons, तो I am really excited. आपको पता है कि जब boys they are not going to school for last 6 months, you can well imagine कि क्या आपके घर का नक्शा बदला हुआ है और थोड़ी सी लगता है कि सुख और अमन का सांस लेने का वक्त आ गया है। दिस इज ऑन द लाइटर नोट मुसर्रत जी, बिकॉज बहुत सारे मीम्स भी मैं देख रही हूँ जिसमें पेरेंट्स की खुशी को मुख्तलिफ तरीके से दिखाया जा रहा है कि चले जी बच्चे वापस स्कूल जा रहे हैं। बट उसमें जो पेरेंट्स का जो कंसर्न है मेरा तमाम माओं से स्पेशली कि देखें, अभी आपने अगर हम थोड़ी सी भी एहतियाती तदाबीर को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एज ए पेरेंट हमें स्कूल की जितनी भी, जब आप बच्चों को छोड़ने जाएं तो इफ़ यू सी एनीथिंग जो कि आपको लगता है कि आपको दिमाग नहीं है या प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो आप हमें गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ बेसिक्स बच्चों को, अब तो बच्चों को माशाल्लाह आपको पता है कि दे वॉच टीवी और सोशल मीडिया, बच्चों को ऑलरेडी अवेयर है कि अपने हाथ धोने हैं, मास्क पहनना है, तो दे आर फुली अवेयर बिकॉज उन्होंने लास्ट 6 मंथ्स तक, बच्चे भी वैसे दे आर रियली फेड अप कि घर के अंदर बैठ के, और स्पेशली आपको पता है कि हमारे से ज्यादा बच्चों के बिजी स्केड्यूल्स थे कि एकेडमीज नहीं, पूरा हमारा जो स्केड्यूल है वो अप एंड डाउन हो गया। आपका सोशल सर्कल, दोस्तों से मिलना जुलना सब ख़त्म था। लेकिन मुसर्रत जी, इंतज़ामी उमूर के बारे में जानना चाहूँगी। एक तखमीने के मुताबिक तकरीबन 25 अरब की कसीर रकम रिक्वायर्ड थी अगर तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स में SOPs को यकीनी बनाया जाता, यानी उनको वो वसाइल दिए जाते। अब क्योंकि ये सूबाई सब्जेक्ट है, मैं जानना चाहूँगी कि पंजाब हुकूमत ने हुकूमती यानी गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए क्या इस वक्त रकम मुख्तस की है, क्या तैयारी की है, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइएगा। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स बड़े शहरों के अंदर है, वहाँ तो इस तरह के रिक्वायरमेंट्स थी, ज़्यादा ज़रूरत थी, और वो भी चंद बड़े शहर। लेकिन आप लकीली अगर आप गौर करो तो जो आपका देही इलाके थे वो ऑलमोस्ट कोविड फ्री रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे, और फिर वहाँ पे क्योंकि जो देही इलाकों के स्कूल्स हैं, जो मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रही हूँ, वो हैं, तो इसलिए वहाँ पे डिस्टेंसिंग और वो सारी, सिर्फ वहाँ पे एक ही SOP को फॉलो करना है कि जब बच्चे आए तो उनके हाथ धुले हुए होने चाहिए और वो धोएं बार बार अपने हाथों को, इसकी अरेंजमेंट हुई है। और उसके साथ मास्क में ज़रूरी नहीं है कि ये जो हम N95 पहनते हैं या प्रॉपर किसी ब्रांड का मास्क आपने पहनना है, सिर्फ इस तरह की चीज़ हो, किसी साफ अच्छे कॉटन के कपड़े का भी बना हुआ हो जो वॉशेबल हो, बट आप अपना फेस कवर रखें। अच्छा, एक और चीज़ मुसर्रत जी के SOPs में ये यकीनी कैसे बनाया जाएगा कि अगर कोई बच्चा अलामात शो कर रहा है, उसको बुखार है, नज़ला है या खांसी है, तो क्या टीचर्स को ये कहा गया है कि फ़ौरन उस बच्चे को आइसोलेट करें? एंड लाइकवाइज अगर टीचर्स भी अपने अंदर कोई अलामात जाहिर होते हुए देखते हैं, उनको बुखार है, नज़ला है, खांसी है, तो फौरी तौर पर उसको रिपोर्ट करें। इसको भी यकीनी बनाने के लिए काम किया गया है? जी बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि देखिए, मैं जो अर्ज कर रही हूँ कि ये जो लास्ट 6 मंथ्स हमने गुजारे हैं वो कोविड की वजह से तो गुजारे हैं, तो इसमें एक अच्छा पहलू ये है कि आप किसी देही इलाके को ले लो, रिमोट एरिया को ले लो, सब दे आर फुली अवेयर। और केस ऑफ फीवर, एक तो ये कि मेरी माओ से भी अपील है जो सुन रही हैं, प्लीज अपने बच्चे को मत भेजें, कोई PhD नहीं उसकी रह जाएगी, और कुछ नहीं होने वाला, लाइफ है तो सब कुछ है। थोड़ी सी भी अभी इवन आपको डाउट भी है कि बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है या बच्चे में नॉर्मल फ्लू
की भी हैं तो बच्चे को रेस्ट बल्कि मुसर्रत जी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, अगर आपके घर में किसी की तशखीस हो जाती है कि वो खुदा न खासा कोरोना पॉजिटिव है, बच्चा अभी कोई अलामत शो नहीं भी कर रहा, लेकिन बच्चे का उस शख्स से एक्सपोजर हुआ है, तो बाकी बच्चों को, स्कूल्स को, असातिज़ा को महफूज रखिए और बच्चे को आइसोलेट कीजिए। खुद भी आइसोलेट हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत जी हमारे साथ मौजूद हो। डे वो पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव हैड अ ट्रेमेंडस, अल्लाह ताला के करम से हम देखते हैं कि कोरोना के नंबर्स पाकिस्तान में बहुत कम हैं और मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि ये भी रिज्यूम करके एजुकेशन का सिस्टम हम दिखाएंगे कि इंशाअल्लाह ताला थिंग्स विल मूव बैक टू नॉर्मलसी इन पाकिस्तान। इसी के साथ जी लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं जी यूएस, तालिबान एंड अफगान गवर्नमेंट की टॉक्स के हवाले से। 19 साल से चलता हुआ ये एक मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के लिए जो निगाहें मरकूज़ किया हुआ है अपनी तरफ, ये एक बर्निंग इशू है और यहाँ पे पीस डील क्रैक होना मेरे ख्याल में ना सिर्फ इस खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। इसके जो अभी हालिया नए खदोखाल इस पीस डील के सामने आ रहे हैं, उस पर देखते हैं कि हमारे इस पूरे रीजन में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। लेकिन अगर हम इस पीस प्रोसेस को ही सिर्फ देखें, उसमें एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है पाकिस्तान का, एंड दैट वी मस्ट बी क्रेडिटेड फॉर। हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर जमील अहमद। उनसे जानते हैं कि ये किस नहज पे है अब और पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट कर सकता है आने वाले दिनों में। अस्सलाम वालेकुम एम्बेसडर जमील। जी, पाकिस्तान की कोशिशें और काविशें तो यही है कि किसी तरह से कामयाब हो जाए ये पीस प्रोसेस जो है, और उसी के लिए पाकिस्तान ने जितना कर सकता था उससे बहुत और आगे जहां तक जा सकता था वहां तक जाके किया है और इसको रिकॉग्नाइज किया है खुद एनवाई जुमले खलीलजाद जो है पीस एनवाई अमेरिका के, उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया है, अमेरिकन ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक बात यह है जो कि कल ISPR के प्रेस रिलीज से ज्यादा वाज़ेह हो गई, लेकिन उसको हमारे डिप्लोमेटिक चैनल से एम्बेसीज के जरिए बढ़ावा देना पड़ेगा और दुनिया को बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है और पाकिस्तान की जो इन्फ्लुएंस है तालिबान पर उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच और ओवर स्टेट किया जा रहा है। यही ISPR भी कह रही है। इसको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि हम बहुत ही क्रूशल मरहले में दाखिल हुए हैं अफगान तालिबान और अफगान। जमील, मैं इनफैक्ट इस मरहले के ही वाले से आपसे गुफ्तगू करना चाही थी। मुझे ये बताइएगा कि एक पूरी दुनिया में क्रिएट किया जा रहा है और सब जानते भी हैं कि एक सर्द जंग का सा माहौल है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, और क्योंकि पाकिस्तान के दोनों ही ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं, इस पीस डील में भी बड़ा एक अहम किरदार है पाकिस्तान का, तो लोग शायद ये कह रहे हैं कि चाइना से कुर्बत शायद हमारी वजह बन सकती है अमेरिका से दूरी की। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि यही सवाल अगर आपको याद हो अल जज़ीरा के इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से भी किया गया था कि इस वक्त पाक अमेरिका ताल्लुकात किस नहज पर हैं। जी, पाक अमेरिका ताल्लुकात तो एक जो ट्रेडिशनल ताल्लुकात हैं वही है। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हमारे वो नहीं रहे क्योंकि हम रोलर कोस्टर के तरह हमारे ताल्लुकात रहे हैं अमेरिका से और अमेरिका ने भी यही हमारे साथ किया है। और इस वक्त अफगान तालिबान की जो दोहा में पीस टॉक्स चल रही हैं उसमें भी पाकिस्तान ने यही खदशा जाहिर किया है, बल्कि शाह महमूद कुरैशी ने, कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका वहां से हाथ साफ करके चला जाए और अफगानिस्तान को उसी तरह छोड़ दे जिस तरह पाकिस्तान को छोड़ के चला गया था। तो हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक लेवल पर होते हैं, फिर हमारे ट्रेडिशनल लेवल पर आ जाते हैं। तो आजकल ट्रेडिशनल लेवल पे हैं और चाइना के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक लेवल पर रिलेशंस हैं, जो कि कुदरती अमर है। जो उभरता हुआ मंजरनामा सामने आ रहा है उसमें एक कुदरती अमर है। प्राइम मिनिस्टर को जो कहना चाहिए था उन्होंने वही कहा है। प्राइम मिनिस्टर टॉप मोस्ट डिप्लोमेटिक लेवल पर उन्होंने यही कहा है कि हमारे ताल्लुकात एक से अच्छे होने का मतलब ये नहीं है बाकियों से खराब हो जाए। बात भी दुरुस्त है। तो हमारी जो क्योंकि मल्टी लेयर डिप्लोमेसी होती है, मल्टी सेगमेंटेड डिप्लोमेसी होती है। सर, एक फ्रेज जो बार बार मफरूजा, सॉरी आपकी कतई कलामी हो रही है, जिसका बार बार इस्तेमाल हो रहा था खुसूसन जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस संभाला, कि ट्रांजैक्शनल नेचर रही है पाक अमेरिका ताल्लुकात की, कि आप हमारे लिए ये कीजिए तो उसके बदले में हम आपके लिए कुछ और करेंगे। इस वक्त मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि खदशा ये भी है कि अमेरिका का एग्जिट हो जाए, इनखला हो जाए इस खित्ते से और
पीछे जो मलबा है, जो आफ्टर मैथ है, उसको संभालने के लिए ग्राउंड फोर्सेस रह जाएं। तो इस वक्त अफगानिस्तान गवर्नमेंट का, अशरफ गनी की हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, खुसूसन अब जबकि ये एक बड़े अहम फेज़ में ताल्लुक ये जो पीस डील है वो दाखिल हो चुकी है? आपने बड़ी दिलचस्प नुक्ता उठाया है। अंदरून खाना तो अफगान गवर्नमेंट और अशरफ गनी का ये है कि उनकी अपना इंटरेस्ट, ज़ाती उस पूरी टीम का इंटरेस्ट ये है कि किस तरह ये प्रोलॉन्ग हो जाए, किसी तरह ट्रंप अगर हार जाता है तो ये मामला खटाई में पड़ जाए। और जिस तरीके से एक मजे चल रहे हैं हुकूमत चलाने के, वो मजे चलते रहे। असल तो अंदरून खाना बात ये है। अब रहा सवाल ये कि यूएस साइड से कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन से पहले, नवंबर के इलेक्शन से पीस डील को फाइनलाइज किया जाए, जो कि बहुत कठिन मरहला है, लेकिन कोशिश काबिश तकरीबन 17 ममालिक ने इसमें पार्टिसिपेट किया है इस सैटरडे के दिन, और सारों की कोशिश काबिश यही है कि किसी तरीके से इसको फाइनलाइज किया जाए। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान अरबों 120 अरब डॉलर पाकिस्तान के इस मामले में चले गए हैं, और बहुत सारे हमारे 60,000 से ज्यादा लोगों की जानों का नजराना हुआ है, इसमें जहां बहक हुए हैं लोग, तो उस लिहाज से पाकिस्तान का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन बात इतनी है कि अफगान गवर्नमेंट इस वक्त जो है उसकी हद कोशिश यही नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त प्रेशर में तो वो हैं यूएस की तरफ से। आपने देखा कि कितनी उसमें हिल हुज्जत की गई प्रिजनर्स को रिलीज करने में, जबकि यूएस और तालिबान साइन कर चुके हैं उस बात को कि ये करना है, और उसका उन्होंने बाकायदा टाइम टेबल दिया हुआ था कि किस तरह प्रिजनर्स को रिलीज करना है, लेकिन उसमें काफी हेलो हुज्जत की गई। इसी तरीके से अब जो मामला आ रहे हैं, अशरफ गनी एक मामले को पकड़ के बैठ गए हैं कि अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अफगान तालिबान जितने भी नेगोशिएशन करेंगे तो वहीं आके तजाद हो गया, और उसी की वजह से ज़िम्रे खलीलजाद को आना पड़ा फौरी तौर पर पाकिस्तान दोबारा कुछ न कुछ। ये आपने जो प्रिजनर्स का इशू उठाया जमील साहब, इसी पे आखिरी सवाल करना चाहूंगी। 5000 कैदी रिहा किए गए। आपने जैसे खुद कहा कि अमेरिका ये डील साइन कर चुका था, इस बात को राइट ऑफ कर चुका था विद द तालिबान, लेकिन अशरफ गनी साहब की हुकूमत का इस पे एक मौक़िफ़ था और वो इसको रेजिस्ट करते रहे। बल्कि पूरी दुनिया में जो उन्होंने बयानात दिए, उन्होंने कहा कि ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरे के तौर पर भी ये 5000 कैदी लाहक हो सकते हैं, बिकॉज ये दोबारा लड़ेंगे। अब सीज़ फायर की तरफ जाते हुए मामले को आप कैसे देख रहे हैं? ये कब तक साइन ऑफ होगा आपके ख्याल में? तालिबान एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएशन उन्होंने इसी पर की है कि उनकी कुव्वत अफगानिस्तान की 3/4 इलाका जो है, 3 हिस्सा जो है अफगानिस्तान का उनके कब्जे में है, यही उनकी स्ट्रेंथ है। सीज फायर कुछ कंडीशंस के तहत वो करेंगे। वो कहते हैं कि हमारे इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान को अगर आप सामने रखते हैं, जो कि हमने पीस डील जब हमने एग्रीमेंट साइन किया अमेरिका के साथ, तो उसमें दूसरी लाइन में ये लिखा हुआ है कि इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ पाकिस्तान विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएस एंड एज सच दे आर कॉल्ड एज तालिबान। तो तालिबान ने वो लफ्ज शामिल करवाया। वो चाहती हैं कि उस तरीके से आगे बढ़ा जाए और सीज फायर के लिए चंद कंडीशंस मजीद रखी जाए उनके लिए कि आगे सियासी मंजरनामा क्या होगा। एक बात मैं बताना चलूं जो कि आपके उस सवाल से जुड़ा हुआ है चाइना और अमेरिका से और बाकी इस खिते से, कि अमेरिका के जो डिफेंस एग्रीमेंट साइन है हुकूमत के साथ नहीं बल्कि स्टेट के साथ हुकूमत ने साइन किया है अफगानिस्तान के साथ, जिसमें दिया हुआ है कि अमेरिकन अपने अड्डों पर एडवाइजरी रोल में रहेंगे और उसमें खास तौर पर 2 साल का नोटिस दिया जाएगा। अमेरिका अगर जाना चाहता है या अफगानिस्तान उनको निकालना चाहता है तो 2 साल का नोटिस दिया जाएगा आर्टिकल 26 के तहत जो एग्रीमेंट है अफगानिस्तान और अमेरिका का। तो इस तरह उनकी प्रेजेंस रहेगी, उनके साजो सामान खास तौर पे जो है जिससे कि इंटेलिजेंस कलेक्ट की जाती है एरिया की, वो उसमें रहेगा और ये चाइना को भी पता है, हमें भी पता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ये बड़े अहम नहज पे अभी पहुंचे। सो मच एम्बेसडर जमील फॉर ब्रीफिंग अस सो कॉम्प्रिहेंसिवली अबाउट इट। अहम मरहला इसलिए भी है कि अब आगे क्या होने वाला है, पीपल हैव अ क्वेश्चन मार्क अबाउट इट, और पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार रहेगा, दैट इज़ वेयर वी आर फोकस्ड ऑन। हमने ये भी देखा कि पोम्पेयो ने इसमें सराहा कि कतर का क्या किरदार रहा है जहाँ पर ये डायलॉग्स इस वक्त हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को उस तरह की वर्बल रिकग्निशन इस पूरे मरहले में नहीं दी जाती है। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू एम्फसाइज ऑन। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।
एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आपको बताते चलें कि जहां 15 सितंबर में आज का दिन हमारे लिए अहम इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स आर गोइंग बैक टू स्कूल। वैसे पूरी दुनिया में 15 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे, यानी फॉर द पीपल बाय द पीपल। एक ऐसा जमहूर जहां पे इंसानी हुकूक की पासदारी हो और आप अपने हुक्मरानों का, अपने ओहदेदारान का इंतखाब खुद कर सकें, क्योंकि आप जानते हैं और आप मानते हैं कि वो आपके लिए काम करेंगे, अपने मैनिफेस्टो में आपकी तरजीहात को अव्वलीन पोजीशन देंगे और आपके लिए सेहत को, तालीम को, रोज़गार को मुहैया करेंगे। साल 2020 में जहां हमने देखा कि कोविड-19 ने मईशत को तबाह किया पूरी दुनिया की, टूरिज़म पे वो एक तरह से हमला आवर हुई, दूसरी तरफ जो सोशल और पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस हैं हर जमहूर में, हर रियासत में, उसको भी अया कर दिया कि क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं। सो साल 2020 का वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे डेडिकेटेड है द स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी इन द लाइट ऑफ कोविड-19, कि इस तरह के किसी भी पेंडेमिक को निपटने के लिए क्या जमहूर तैयार है या नहीं, यानी उन लोगों को जिनको आप इंतखाब करके इन ऑफिस में पहुंचाते हैं, क्या इस तरह के ख़तरे से, क्राइसिस से निपटने के लिए उन्होंने सही तैयारी की, सही स्ट्रैटेजीज़ बनाई या नहीं। सबसे पहले इसके हवाले से एक पैकेज आपको दिखाते हैं और इस खित्ते पे और पाकिस्तान के जमहूर पे और डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे एक नज़र डालेंगे। राइट जी, ये तो हैं हमारे रिवायती प्रेसिंग इश्यूज़। यानी वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे एक बेहतरीन दिन होता है जिस पे नज़र डाली जाती है किसी भी रियासत में, किसी भी मुल्क में और पूरी दुनिया पे कि क्या वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की पासदारी कर रहे हैं या नहीं। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि जब इसको आप कोविड-19 के तनाजुर में देखते हैं, लोगों ने कहा इट वॉज़ द राइट इन्वायरमेंट। खौफ और हिरास का ये आलम था कि रियासत के लिए, एक जमहूर के लिए इम्पॉर्टेंट ये भी था कि वो डिसीजंस ले, बर वक्त कार्रवाई करे, लॉकडाउन पे जाए या ना जाए, ये उसके फैसले थे। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि क्या ये फैसले खौफ पे मबनी थे, क्या इनमें आप एक आमिराना रवैया देख रहे थे? ये वो सवाल है जिसको पूरी दुनिया ने आंसर करना है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंड तज्जियाकार जनाब मज़हर अब्बास साहब। उनसे जानते हैं कि क्या कोविड-19 ने इस जमहूरी दुनिया में आमिराना रवैयों को बढ़ावा दिया है। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब। जी वालेकुम सलाम। मज़हर साहब, सारी रियासतों को कुछ ना कुछ यकायक करना था, किसी का सिस्टम, किसी का हेल्थ केयर का निज़ाम तैयार नहीं था इस पेंडेमिक के लिए। क्या आपको लगता है कि फ़ैसले जमहूरी अंदाज में लिए गए, मैक्सिमम बेनिफिट के लिए लिए गए, या उसमें आमिराना रवैयों की भी बू आपको आई? देखिए, पेंडेमिक जिस तरह आपने खुद कहा कि अगर कोई पेंडेमिक हो तो उसके लिए तो जाहिर है ममालिक उस तरीके से तैयार नहीं होते जिस तरीके से तैयार रहना चाहिए। यानी जब हम कहते हैं तैयार रहना चाहिए जी, तो आपको ऐसी आपात के लिए भी तैयार रहना चाहिए जिनका आपको तसव्वुर नहीं है कि ऐसी कोई आपात आ भी सकती है। अब इससे पहले किसी को नहीं पता था, हालांकि हमारे पास एक माजी में गलबन स्पेन में फ्लू का जो हुआ था उसमें भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, स्पेन है या मैक्सिको है, सॉरी सर, स्पेनिश फ्लू 1912 का आप जिक्र कर रहे हैं जी। 1912 में हुआ था और उसमें 2 करोड़ लोग जो है वो मारे गए थे, जिनमें तकरीबन 1 करोड़ लोग जनूबी एशिया में और खासतौर पे भारत में उसका शिकार हुए थे। वो काफी था हमारे लिए वो सबक सीखना कि दुनिया में ऐसी आपात भी आ सकती हैं, तो हम उसके लिए तैयार नहीं होते। ये चाहे आमराना तर्ज हुकूमत हो या जमहूरी तर्ज हुकूमत हो, लेकिन हम अपनी बेसिक हेल्थ केयर के लिए हमारी फैसिलिटीज़ उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। हम तो फिर भी तीसरी दुनिया के ममालिक में आते हैं, लेकिन हमने जो इसका मुकाबला किया, हमें 2 कामयाबियाँ इसमें हासिल रही जी। एक कामयाबी तो हमें ये रही कि हमारे यहाँ जनरली भी जिस तरह कहा जाता है कि हमारे यहाँ यूथ की जो तादाद है वो दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है और इसका फायदा हुआ हमको। बिल्कुल मज़हर साहब, क्योंकि वक्त कम है, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूँगी कि तमाम ही मालिक जो ये इस पेंडेमिक से निबर्द आजमा थे, वहाँ पे हमने देखा कि किसी की अपोजिशन हुकूमत के इक़दाम से खुश नहीं थी, और जहाँ इस पेंडेमिक में हमने और दूसरे मसाइल को फेस किया, हर रियासत ने, हर जमहूर ने अपना जो यानी मुखालफीन हैं उनको सेटिस्फाई करने की भी एक जंग लड़ी। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सेटिस्फाई तो कभी भी कोई हमारे यहाँ नहीं होता, लेकिन अगर हम नेट रिजल्ट देखें जी, तो नेट रिजल्ट ये है कि दूसरे ममालिक के मुकाबले में हमारे यहाँ अब इसमें किसी का कारनामा नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जी 15 सितंबर को पूरी दुनिया में जमहूरियत का दिन मनाया जाता है, तो हमने सोचा कि टॉपिक उससे कुछ लिंक्ड होना चाहिए। हर घर में जमहूरियत की ज़रूरत होती है और इवेंचुअली आपने किस रेस्टोरेंट में जाना है, आपने क्या खाना है, आपके बच्चे किस स्कूल में जाएंगे, मुझे लगता है उसका एक अपना ही वोटिंग का निज़ाम होता है। कहीं कभार स्पेशल पावर्स होती हैं ग्रैंड पेरेंट्स के पास, तो वो वीटो कर देते हैं बाकी सबको, लेकिन अमूमन पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं तो जितने बच्चे होते हैं वो एक ऑड नंबर होता है। लोगों को 3 बच्चे पसंद है, 5 बच्चे पसंद है, और कहते हैं वो जो ऑड नंबर वाला बच्चा ना वो होता ही टाई ब्रेकर है कि अगर 2 अलग अलग साइड पे चले जाएं तो आखिरी वाले के डिसीजन के ऊपर डिसीजन लिया जाता है ना। ये तो थी मजाक की बात, लेकिन मुझे अहम बात ये लगती है कि जो मिडिल चाइल्ड है उसकी एक अपनी ही साइकोलॉजी होती है, उसके अपने ही सिंड्रोम्स होते हैं। वो समझता है कि जी पहला बच्चा क्योंकि पहलोटी का बच्चा था, उसके बड़े नाज नखरे, उसको बड़े प्यार से रखा गया। आखिरी वाला सबसे छोटा होता है तो घर के काफ़ी रूल्स उस वक्त तक रिलैक्स हो चुके होते हैं। जो एक्सपेरिमेंट्स, जो सख्तियाँ पहलों ने बर्दाश्त की होती है, पहले बच्चों ने, वो आखिरी वाला नहीं बर्दाश्त करता। लेकिन मिडिल चाइल्ड हमेशा ये समझता है कि ही गॉट द वर्स्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, ना वो सबसे पहला है ना वो सबसे आखिरी है, तो बेचारे को हमेशा डांटी पड़ी है या बेचारी को हमेशा डांटी पड़ी है। तो ज़रा इस पर हम बात कर लेते हैं और किस तरह आई थिंक ऑन अ सीरियस नोट अगर ये वाकई एक बच्चे के अंदर लो सेल्फ इस्टीम को कॉज कर रहा है तो पेरेंट्स कहाँ कहाँ कॉन्शियस हो सकते हैं। समटाइम्स आई नो थिंग्स आर हार्ड। बच्चों के लिए जब आप चीज़ें या खिलौने लाते हैं, अब कहते हैं कि अब बड़े बच्चे ने तो खेल लिया, कोई बात नहीं, पास मी डाउन, हम सब ने बहन भाइयों ने एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल की हैं। लेकिन अगर इस बारे में एक दूसरे को जुमले कसे जाएं, बार बार ये एहसास दिलाया जाए कि तुम्हारे लिए कुछ यूनिक नहीं होता, मेरी बर्थडे ऐसे मनाई जाती थी, तुम मेरे पुराने कपड़े ले लो या मेरे पुराने खिलौने ले लो, या अगली क्लास में गए हो तो देखो कोर्स इतना महंगा है, मुझे तो हर दफ़ा नई किताब मिलेगी, लेकिन मिडिल चाइल्ड को या यंगेस्ट चाइल्ड को आपने पुरानी ही किताबें देती। बतदरीज ऐसा करने से किस तरह के सेल्फ इस्टीम इश्यूज़, सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज़ एक बच्चे में पैदा हो सकते हैं, आज इस बारे में बात करेंगे। आप भी हमें कॉल कीजिए और बताइए आप इस इशू पे क्या सोचते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, आइए ज़रा उनसे बात कराते हैं आपकी। सबसे पहले वी हैव विद अस इमरान साहब। मोहम्मद इमरान को आप जानते हैं, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स, ही इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी, और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है द सोशल मीडिया इंगेजमेंट ही हैज़ ऑन वेरियस इशूज़। सो थैंक यू so much Imran bhai for being here with us. And of course we also have with us Nadia Hussain, one of the foremost models and media personalities of Pakistan. खबरों में रहती हैं not only because of her skill as a beautician but also as a woman entrepreneur, and of course she has a full family. तो उनसे जानेंगे कि इनको बैलेंस कैसे करती हैं and what are her observations about the middle child and all the children. Thank you so much Nadia for joining me this morning. Not at all, thank you. नादिया, अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आप ही से कर लूँ, कितना रियल है आपके ख्याल में, बिकॉज यू आर अ वर्किंग वुमन, यू हैव अ फुल फैमिली, बच्चों के ये वाले मसाइल के आप बड़े बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं, छोटे से ज़्यादा लाड करते हैं, ये रियल होता है मिडिल चाइल्ड के लिए? Well, in my case actually मेरे 2 सेट्स ऑफ चिल्ड्रन हैं, तो 2 बड़े बच्चे हैं, उसके बाद फिर 2 छोटे बच्चे हैं। तो यू नो लाइक जो मिडिल चाइल्ड वाली चीज है वो आई कांट से कि मेरे घर में या मेरे बच्चों में वो बहुत ज्यादा पाई जाती है, इवन दो आई डू अंडरस्टैंड कि यू नो लाइक ये चीज डेफिनेटली अगर 3 बच्चे होंगे तो फिर आप जो पर्टिकुलरली जो 3 बच्चों में जो मिडिल चाइल्ड है उसको ये डेफिनेटली शायद ये इस चीज से अफेक्ट हो, क्योंकि मोस्ट सर्टेनली व्हाट यू आर सेइंग इज राइट कि जो बड़ा बच्चा होता है उसके साथ काफी ट्रायल एंड एरर्स हो चुके हुए होते हैं, और उसके अलावा देन देयर एवरीथिंग, आई थिंक पेरेंट्स हैव रिलैक्स्ड एज वेल, पेरेंट्स को अपने पेरेंटिंग स्टाइल का भी अंदाजा हो चुका होता है। लेकिन नादिया, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, इमरान भाई का भी इस पे ओपिनियन लेंगे। अभी हमें बताया जा रहा है जिस तरह आज फर्स्ट डे ऑफ स्कूल होगा फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे 5 महीने के गैप के बाद स्कूलों में वापस लौट रहे हैं, तो द फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन शफकत महमूद साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए सबसे पहले वो हम आपको सुनवाते हैं। अपनी जिम्मेदारी जो है उसको निभाएं, तो अल्लाह हम सब को इस आजमाइश में कामयाब करे और हमारे बच्चों के तालीम का सिलसिला जो है वो जारी रहे और वो आगे जो नुकसान हुआ है उसका अजाला हो सके। जी
देखें जी, पिछली हुकूमत के दौरान कुछ बसें आई थीं, लेकिन बदकिस्मती से उनके ड्राइवर्स का कोई बंदोबस्त नहीं था। तो इसलिए हम अब कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई तरीका ऐसा किया जाए कि सारी बसें जो हैं वो ऑनलाइन हों। लेकिन मैं इस हवाले से, क्योंकि ये नेशन वाइड जा रहे हैं, कि ट्रांसपोर्ट का जो बच्चों को स्कूल तक पहुंचना या यूनिवर्सिटी तक पहुंचना, इसको भी मैं कहूँगा कि क्लोजली मॉनिटर किया जाए, ताकि बसों में ओवर क्राउडिंग ना हो, ताकि उस तरीके से भी कोई अंदेशा ना हो बीमारी के फैलने का। अभी तो आपने इजाज़त ही नहीं दी कि बसें आज ट्रांसपोर्ट नहीं चली है, बसें तो नहीं चली आपने। ट्रांसपोर्ट अगर आज नहीं चली तो चलनी चाहिए सर। पब्लिक सेक्टर में हमने कल नोटिफाई कर दिया था विद फॉलो अप ऑफ द SOPs कि उन्होंने बसें डिसइंफेक्ट करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अलाउड है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो स्कूल से आने से पहले का मरहला है, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि स्कूल के मरहले हैं। तो इसलिए बसों को, ट्रांसपोर्टेशन को भी ख़ास तौर पे देखना होगा। जी जनाब, वेरी की क्वेश्चंस के क्या बसों को डिसइंफेक्ट किया गया है, स्कूल्स तैयार हैं या नहीं, बड़ा हमने इसके ऊपर वी हैव डिवोटेड अ लॉट ऑफ टाइम और प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल्स की तैयारी के आपके बारे में बताया। लेकिन बच्चों को क्योंकि घर में रहने का वक्त ज़्यादा मिला है, तो इन 5 महीनों में उनकी अपना ही एक सेटअप, एक अपना ही जमहूर इमर्ज कर गया है हर घर में। हम उसकी बात कर रहे हैं। इमरान भाई, आपने जो इस वक्त ये गुफ्तगू सुनी, और शुरू में हमने जैसे कहा कि पेरेंट्स ना जानते हुए बच्चे की सेल्फ इस्टीम की तज़हीक कर रहे होते हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। आजकल बड़ा प्रेसिंग टाइम है। पहले हम मिलजुल कर बहन भाई आपस में चीज़ें शेयर कर लेते थे, आज हर बच्चे को नई चीज़ चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, पहले तो जो आपने कहा था ना जमहूरियत का, तो हमारे जैसे, क्योंकि आपने भी मजाक से बात शुरू की थी, तो मैं भी मजाक में ये बात कहूँगा कि हमारे जैसे कमज़ोर मुल्कों की जमहूरियत में फ़ैसले रात के अंधेरे में होते हैं, जब आवाम सो रही होती है। तो इसीलिए जो है वो आपके जो एक तो बात याद रखिए कि हम जिस पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात कर रहे हैं, उसके पीछे इमोशंस अटैच हैं, जज्बात, एहसासात, रवैये, और ये कभी भी इक्वल नहीं होते। माँ बाप कहते ज़रूर है मैं तुम सब बच्चों से एक जैसा प्यार करती हूँ, मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए कि इमोशंस जो है वो क्वालिटेटिव जो है वो कैलकुलेट नहीं की जा सकते, परसेंटेज में नहीं किए जा सकते कि 33.3 के हिसाब से आप तीनों को मैं बराबर करती हूँ तो भी एक 0.04 का फ़र्क आ जाएगा। तो एक तो पहली बात ये तय है कि जब कोई बच्चा कुछ करता है तो वो एक अप्रिसिएशन भी मिलती है उसको, और बाज़ दफ़ा उसको इग्नोर भी जो है वो किया जाता है। कुछ हमारे कल्चर के ट्रेंड्स हैं, और कल्चर के ट्रेंड्स ये हैं कि बड़े को तैयार किया जाता है इसलिए कि इसने हेड ऑफ द फैमिली बनना है या इसने फैमिली रन करनी है। और बाज़ दफ़ा मुझे, आप तो बीच वाले बच्चे की बात कर रहे हैं, मुझे बड़े वाले बच्चे पे ज़्यादा तरस आता है। मैं इस वक्त देखता हूँ कि जब अल्लाह ना करे उसके घर में कोई किसी की वफ़ात हो जाती है तो उस बड़े बच्चे को रोने नहीं देते, कहते तुम रोगे तो छोटों का क्या होगा, जैसे एज इफ उसका माँ नहीं थी, उसका बाप नहीं था। बल्कि इमरान भाई ये देखें कि अगर मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा बच्चा 4 साल की उम्र का है, 6 साल की उम्र का है, और उसका दूसरा बहन या भाई आ जाता है, तो वो उस उम्र से ही बड़ी बहन या बड़ा भाई बन जाता है। यानी आप 6 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि अब उसमें ज़्यादा सब्र हो, तहम्मुल हो, वो किसी बात पे जिद ना करे, किसी बात से ललचाए ना, तो वो लीडरशिप आप उसको वहीं से इन्फ्यूज़ कर रहे होते हैं उसमें। बिल्कुल सही पता। और वाइस वर्सा जो दूसरा वाला है, जो सबसे लास्ट होता है, और उस लास्ट के लिए हर चीज़ माफ़ होती है, और वो कहते हैं कि जी ये तो अभी छोटा है, ये तो अभी छोटा है, ये तो अभी छोटा है। हमने तो उसको ये भी देखा है कि वो बाल बच्चों वाला हो गया तो भी छोटा ही होता है, वो आखिर पता नहीं वो कब बड़ा होगा, बड़ा वाला बेचारा कब जो है वो छोटा होगा। और वो जिसको आप ये जो मिडिल चाइल्ड की बात, पहले ये जो वर्ड सिंड्रोम है ना, ये ज़रा बड़ा हैवी है, क्योंकि वो नॉर्मली इसको आप किसी बीमारी से, किसी ऐसे जहनी अलामात से, ये रवैये हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स है। मैं आपको बताऊं कि हमारे घर में अमूमन कजन्स में आपको नज़र आएगा कि 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, तो वो जो बीच वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी एक अपनी फ़िलॉसफी होती है। मिसाल के तौर पे अगर रात का लेफ़्ट ओवर पिज़्ज़ा है तो वो ठंडा ही खा लेगा, ये सोच के कि भाई इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस पिज़्ज़ा के स्लाइस को सिक्योर किया जाए, इसको इंतज़ार में रहे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बड़ा ये क्यूट सा एक अमल भी होता है। बचपन की बड़ी सारी लोगों की यादें भी यहाँ पे ताज़ा हो रही होंगी। अगर आप मिडिल चाइल्ड हैं या आपने अपने घर में भी इसी तरह की बंदरबांट देखी है तो प्लीज़ ज़रा कॉल करके बताएं कि क्या एक्सपीरियंस है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक जी। आज जो बच्चों की आपके घर में तरतीब है, क्या उसका उनकी शख्सियत पे कोई असर होता है या नहीं, इस पे हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़े बच्चे को देखें तो वो अपने ही दुख रोएगा। आखिरी बच्चा कहता है कि मुझसे लाड, हालांकि उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, लेकिन उनमें भी उमूमी तौर पे ये ट्रेड पाया जाता है, कहते हैं वो फ्रीडम कोई नहीं है। जितनी फ्रीडम या इंडिपेंडेंस पहले बच्चे को थी या मिडिल चाइल्ड को थी, हमारे पास उतनी नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है उनके ज़ेरे साया ही हैं, काफ़ी हद तक मशरूम ग्रोथ होती है, कंपैरिजन बार बार होता है कि बड़े भाई को देखो, बड़ी बहन को देखो। और एक हम ऑफलाइन गुफ्तगू कर रहे थे तो नादिया ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि आप अक्सर अगर जेंडर को भी देखें तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि अगर 2 बेटे हैं और एक बेटी हो जाती है तो रिगार्डलेस कि वो मंजली है या सबसे छोटी है, उसको एक अलग तरह का ट्रीटमेंट ही मिलेगा। नादिया, आपने कितना क्लोजली मॉनिटर किया है ये जो जेंडर का इसके अंदर रोल होता है इस पूरी लेआउट में? मेरी अपनी जो नंद है वो मिडिल चाइल्ड है और 2 बेटों के दरमियान वो इकलौती बहन है और बहुत ज़्यादा उसको आई वुड से कि हमेशा फादर से जो है वो बहुत प्रेफरेंस मिलती थी बिकॉज वो इकलौती बेटी थी और काफ़ी आई वुड से कि कई दफ़ा उसने मतलब नॉट इन अ बैड वे बट यू नो जिस तरीके से बच्चे होते हैं कि अपने अकेले होने के यू नो वो अकेले होने का फायदा उठाती हैं। बीइंग द ओनली गर्ल उसने एट टाइम्स यू नो फायदा उठाया इस चीज का और बट लाइक आई सेड नॉट इन अ बैड वे यू नो। मतलब लेकिन फिर आपको नहीं लगता कि नादिया गुड एंड बैड तो फिर हमारी लाइफ के सर्कमस्टांसेस डिक्टेट करते हैं, लेकिन शख्सियत तो उसी तरह ढल जाती है ना। यानी अगर आपको बचपन से ये माहौल मिले कि आपकी हर बात पूरी हो रही है, आपकी हर विश आपको बगैर कहे मिल जाती है, तो इसका एक असर तो होता है ना। फिर आप एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि जिंदगी में हर चीज आपको बिना कहे बगैर स्ट्रगल किए मिल जाएगी। मतलब कि अगेन बिकॉज यू नो पेरेंटिंग का स्टाइल पे भी डिपेंड करता है बट यू नो शी आई वुड से कि हैज बिकम मतलब वो काफी आई वुड से कि भाइयों के साथ उसकी इवन दो शी इज द मिडिल चाइल्ड बट भाइयों के ऊपर उसका बहुत वो है टेका है यू नो कि शी वांट्स के एंड शी इज वेरी फ्रेंडली विद द ब्रदर्स यू नो बट लाइक वो बिकॉज शी इज द ओनली गर्ल तो वो एंड शी इज द मिडिल चाइल्ड तो वो यहाँ पे वो मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम नहीं है, मैं ये कहने की कोशिश। अच्छा जी, कुछ स्टडीज को मैं अगर नजर डालती हूँ तो दिखाया जा रहा है, इमरान भाई की बात को कुछ हद तक तकवीयत मिलती है कि अमूमन जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं जब उनका फैमिली ऑर्डर देखा जाए तो वो सबसे एल्डेस्ट सिबलिंग होता है। तो वो जो बोझ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, एक्सपेक्टेशन के वो बहुत ज़्यादा समझदार हो, साबिर हो, इमोशंस पे कंट्रोल रखता हो, देखा ये जाता है कि इवेंचुअली दैट बिकम्स अ बिग बर्डन ऑन देम। इमरान भाई, तो ये मेरे ख्याल में जैसे आपने खुद कहा हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा थ्राइव करे। कौन सी चीज़ें हैं जो आज के माहौल के हवाले से, अब क्योंकि बच्चों की ज़िंदगियाँ बड़ी मुख्तलिफ हैं, तो आपको नज़र आनी चाहिए और आपको ये समझना बड़ा अहम हो जाएगा? पेरेंट्स को क्या टिप्स देंगे आप? देखिए, जब दरबार मदीना से ये हिकमत मिल गई कि कंपैरिजन और कंपटीशन के लफ्ज़ को अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दें, क्योंकि ये तकाबुल जो है ये तबाही है और हर बच्चा, हर शख्स इंडिविजुअल होता है, उसकी हर चीज़ यूनिक होती है, उसके रवैये, उसकी खुसूसियात, उसके जज्बात, उसकी सलाहियतें वो यूनिक होती हैं। उन यूनिक चीज़ों को अप्रिशिएट कीजिए तो हर किसी की शख्सियत की जो तामीर है वो बहुत मजबूत होगी, बहुत मजबूत होगी। जब हम ये लेबल्स लगाते, सबसे बड़ा इशू है लेबल्स। जब इतने प्यार से कहते ना, अरे मेरा बच्चा इतना शर्माता है, आंटी को शर्मा के दिखाओ। अब यकीन माने ये शर्माने वाला बच्चा 36 साल का शादी के बाद एज अ सेक्स थेरेपिस्ट मेरे सामने बैठा होता है और मैं उसको क्या बताऊं कि तुम्हारी वजह तुम्हारी माँ है जिसने तुम्हें ये कह के ऐसे इंस्टॉल कराया कि आपके ऊपर लेबल लगा दिया। इसी तरह ओवर लेबल्स भी होते हैं। बाज़ दफ़ा अपनी कंपैरिजन करने के लिए बता दें मेरा बच्चा बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, और जब वो नहीं परफॉर्म कर पाता है तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वो अपनी जान तक लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें समाजी भी तब्दीलियां आ रही हैं। इमरान भाई, जब हम छोटे थे इट वाज अ गिवन कि तमाम बहन भाइयों का दाखिला एक ही स्कूल में हो जाता था। अब स्कूल का एनवायरनमेंट इतना कम्पिटिटिव हो गया है कि इस बात की कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बच्चा एक स्कूल में जा रहा है तो उसके बहन या भाई को उसी स्कूल में दाखिला मिल जाएगा। आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। तो आप देखिए ना, आपको थोड़ी सी समझदारी होनी चाहिए। ये जो सो कॉल्ड ये जो स्टेटस स्कूल्स हैं,
मेरे ख्याल में तो वैसे भी अगर आपको यहाँ से कोई शख्सियत साजी इतनी मजबूत होती नहीं है और ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स जो है वो लेके आ रहे होते हैं जो कि वैसे भी माशरे के लिए मजबूत नहीं होते। तो आप कहते हैं कि पेरेंट्स के लिए बड़ा अहम है कि तमाम बच्चों में जिस हद तक मुमकिन हो मसावत होनी चाहिए, यानी एक ही तरह की मसावत हो, आप एक ही तरह का लुकमा खिलाइए। अगर एक बच्चे को एक आज़ादी दे रहे हैं या उसको सेलफोन लेके दे रहे हैं तो फिर ज़रूरी है कि या तो तीनों बच्चों के पास ना हो या किसी एक के साथ ज़्यादा रियायत ना की। और अगर ये नहीं करेंगे तो आखिरत में जवाबदेह भी होंगे, क्योंकि आपको यह हक हासिल नहीं है कि जब अल्लाह ताला ने जब तक आपके ऊपर फ़राइज़ रखे हैं। मैं बहसीत वालिद ये बात कह रहा हूँ ताकि दूसरों को बुरी ना लगे। हम वालिदैन के हुकूक की बहुत बात करते हैं। हुकूक शुरू होते हैं फ़राइज़ के बाद, दुनिया के हर हुकूक शुरू होते हैं फ़राइज़ के बाद। तो जब आपने अपनी फ़राइज़ के अंदर कोताही की है, जब आपने अपने फ़राइज़ के अंदर गफलत की है, तो फिर आपको उसका भी जवाब देना होगा। उस बच्चे को जो कि आई थिंक उसका काम सिर्फ मीडिएटर का है या आर्बिट्रेटर का है, उसका ये इशू नहीं है कि आप उसको जो है वो ज़्यादा जो कोई तवज्जो देते हैं। कोई दूसरा बच्चा जिसको आप तवज्जो ही नहीं देते। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ चीज़ों में मुझे लगता है वोकैबुलरी हर चीज़ में ही अहम है, लेकिन कुछ चीज़ों में मुझे लगता है कि वेस्ट की दुनिया में वो बड़ा इन चीज़ों को सोचते भी हैं और अच्छी रिवायतें भी हैं वहाँ पे। मिसाल के तौर पे जी, हमारे यहाँ अगर आप इस्तेमाल शुदा कपड़ा एक बहन या भाई दूसरे को दे रहा है तो बाकायदा उसको लफ्ज़ दिया जाता है उत्तरन का कि जी मैंने कपड़े जो उतार दिए, यूज़ कर दिए, डिस्कार्ड कर दिए, वो दूसरे को दिए जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड नादिया, अब वेस्ट में तो बड़ा एक फिनोमेना है, बल्कि पूरी मार्केट है। पीपल रियलाइज कि इनको आप प्री लव्ड कपड़े कहते हैं, प्री ओन्ड कपड़े कहते हैं कि जी पहले किसी के पास से अब इसकी मिल्कियत बदल गई है। तो पूरा एक पर्सपेक्टिव का शिफ्ट है। आप जब यहाँ पे बच्चे को कहेंगे कि भाई तुम बड़े बहन या भाई की उतरन इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी शख्सियत तो आपने वहीं खत्म कर दी। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मोस्ट सर्टनली। आई मीन बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो हमें बच्चों की जो उनकी अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो किसी भी तरीके से हमें डैमेज नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से अभी इमरान साहब ने भी कहा कि जी कंपैरिजन जब हम करते हैं तो फिर हम सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज कर रहे होते हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बरकरार रहना बहुत जरूरी है। और एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस ना दें कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए एंड अपने आप को वो किसी से बढ़कर समझे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। लेकिन नादिया, बहैसियत एक मदर के, बहैसियत एक माँ के ये करना कितना मुश्किल होता है। जैसे आपने खुद कहा, मिसाल के तौर पे आपका पहला बच्चा बहुत वेल बिहेव्ड है, आपकी हर बात मानता है, और दूसरा बच्चा है थोड़ा सा रिबेलियस नेचर का, वो आपसे सवाल भी करता है, वो जिद भी करता है। तो कभी ना कभी तो माँ पलट के उसको कहती है ना कि मेरा वो बच्चा देखो कितना अच्छा है और तुम हर वक्त जिद करते हो, तो कंपैरिजन आ जाता है। आप इसको रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अवॉइड करती हैं? ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं उसको हर वक्त अवॉइड करूं। इसको फिर मैं इस तरीके से ऑफसेट कर देती हूँ कि अगर मैं एक बच्चे का फॉर एग्जांपल कंपैरिजन किसी और से कर रही हूँ, इवन दो कि मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ज्यादा ना करूं, लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि मैं उसका कंपैरिजन इससे नहीं करती हूँ, यू नो। सो दैट आई विल टेक आउट वन ट्रेट, वन गुड ट्रेट ऑफ हिज एंड कंपेयर इट विद वन, यू नो, ट्रेट दैट आई वांट द अदर चाइल्ड कि वो थोड़ा सा अपने ट्रेट को बढ़ाए। Whereas compared to that, मैं फिर इस चाइल्ड की एक अच्छी ट्रेट को कंपेयर करूंगी उस चाइल्ड की किसी बुरी ट्रेट से। तो कि अगर एक बच्चा जो है वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट या नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, एक बच्चा अगर कॉन्फिडेंट है और अगर बातचीत जो है ना वो बड़े यू नो कॉन्फिडेंट तरीके से करता है या जो भी है, और दूसरा बच्चा इतना नहीं है कॉन्फिडेंट, so then I'm going to tell, you know, I'm going to try and compare कि भी, you know, look this child और you know कि इसमें ये बात अच्छी है और तुम में ये बात, ऐसा नहीं कि मैं ये कह रही हूँ कि जी अच्छी नहीं है, लेकिन तुम इस ट्रेट को तुम जो हो वो अपना सकते हो। अच्छा, ये अजीब सी मुझे मिसाल लगती है, लेकिन जैसे उर्दू में मुहावरा है कि जी खोटा सिक्का भी बड़े काम का होता है। पेरेंट्स विद टाइम रियलाइज़ करते हैं कि जिस बच्चे से ज़्यादा तवक्कुआत लगाते हैं, जिस पे ज़िंदगी की जमा पूंजी लुटा देते हैं कि भाई इसने कुछ बनना है, इसने कुछ रिटर्न देना है, इवेंचुअली चीज़ें नज़र आती हैं कि उससे बड़ी बरक्स होती हैं। यानी जिस बच्चे से आपकी सबसे कम एक्सपेक्टेशंस थी, उसका मिजाज ऐसा हुआ कि फिर इवेंचुअली सबसे ज़्यादा मदद उसने आपकी की, आपका सबसे ज़्यादा ख्याल रखा। इस पर ज़रा बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। बहुत सारी स्टडीज़ पॉइंट आउट करती हैं कि एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट्स की अगर बात की जाए तो मिडिल चाइल्ड एक्चुअली इसमें ज़्यादा कामयाब होते हैं। घर का जो मिडिल वाला बच्चा होता है वो इन्हिसार करना छोड़ देता है इन्वायरमेंट के ऊपर, और जिसको कहते हैं ना कि आप उसको स्विमिंग पूल में फेंक दें तो वो तैरना सीख ही जाता है। लिटरली ना फेंक दीजिएगा अपने बच्चे को। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इमरान एंड नादिया हुसैन। बात कर रहे हैं कि जो बहन भाइयों की तरतीब होती है घर में, उससे उनकी शख्सियत पे क्या असर पड़ता है। एक वक्त था हम बगैर कुछ कहे सुने जो पेरेंट्स ने घर में रूल्स बना लिए, वो रूल्स एक हद तक तो एक एज तक तो सबके लिए बराबर होते हैं, लेकिन जब पहला बच्चा या बच्चे टीनेज में जाने शुरू होते हैं उसके बाद घर में देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आती है। और अक्सर आपने ऐसी बात सुनी होगी कि जब मैं 15 साल की थी तो आपने मुझे फ़लानी चीज़ अलाउ नहीं की, मुझे अपने दोस्तों की बर्थडे में जाने की इजाज़त नहीं होती थी। लेकिन जो सबसे छोटा वाला है ये जब 15 साल का हुआ है तो उसको सारी आज़ादी मिल गई है। नादिया, क्या आपने अपनी पेरेंटिंग स्टाइल को ओवर द ईयर्स चेंज होते हुए देखा, यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके सबसे बड़े बच्चे के लिए थी क्या वही सबसे छोटे बच्चे के लिए भी थी? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली चेंज हुई है। और आई वुड से कि मेरी अपनी रूटीन भी चेंज हुई है। हाँ। इस वजह से भी पेरेंटिंग स्टाइल चेंज हुआ है। पहले जो मैं काम कर रही थी या नहीं कर रही थी वो अब मैं काम कर रही हूँ किसी और वजूहात से जो है वो अगर टाइमिंग का इश्यूज होते हैं कि जो मैं उस वक्त पे जब बड़ा बच्चा मेरा छोटा था तो उस वक्त अगर मैं वो टाइमिंग मैनेज कर पाती थी तो अब वो मैं टाइमिंग नहीं मैनेज कर पाती हूँ। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो डेफिनेटली चेंज हुई हैं। एंड ये बात जो है ना, इसका कंपैरिजन मेरा बल्कि मैं तो नहीं करती क्योंकि आई फील दैट आई एम स्टिल द सेम, बट मेरा जो बड़ा बेटा है वो कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन कर रहा होता है कि आप तो हमारे साथ जो है वो ऐसी कभी नहीं थी और इसको जो है वो देखिए, इसको तो आप कुछ नहीं बोलती हैं, इसको तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको तो वैसा कुछ नहीं है, जो सबसे छोटा है या जो दो छोटे हैं कि जी हम लोगों के साथ तो कभी भी ऐसा नहीं था और इनके साथ देखिए कि जी इनको तो इस एज में जो है वो इनके पास आईफोन्स भी हैं या इनके पास आईपॉड्स भी हैं, इनके पास अपने लैपटॉप्स भी हैं, हमारे पास तो कभी नहीं था। But Nadia, how do you explain it to him? आप ये जो रिलैक्सेशन दे रही हैं या आप छोटे बच्चों को ज्यादा आज़ादी मिल जाती है, इसको क्या देखती हैं, क्या वजह? क्योंकि आपको लगता है कि बड़े बहन भाई लुक आफ्टर कर लेंगे, वो देख लेंगे, या आप क्योंकि खुद कम वक्त दे पाती हैं तो उसको कॉम्पनसेट कर रही होती हैं? क्या वजह है कि जो सबसे छोटे बच्चे हैं दोनों, उनको ज्यादा आज़ादी मिली हुई है, ज्यादा सहूलतें मिली हुई हैं? बिकॉज मैं अपना एक मेरा मतलब एक बहुत सिंपल सा एक आई वुड से कि एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि अगर घर में आप कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो अगर आप कहें कि जी कोल्ड ड्रिंक जो है वो मैं पीऊंगी एज अ पेरेंट, मैं पीऊंगी और मेरे जो है वो बड़ा बच्चा पी सकता है लेकिन ये छोटा बच्चा जो है वो नहीं पिएगा, तो ये कैसे हो सकता है? मतलब हम एक टेबल पे बैठे हैं, एक ही जगह हम बैठे हुए हैं और वो जो है वो कोल्ड ड्रिंक पिएगा, मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी, तो फिर ये इसको कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी। आई मीन दैट इज सच अटर। सो इन अदर वर्ड्स आप कह रहे हैं कि पहले जो बच्चा होता है उसको, जाहिर सी बात है पेरेंट्स भी न्यू पेरेंट्स होते हैं, उसको बड़ा स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं, उसके लिए सख्त कवानीन बनाते हैं, लेकिन क्योंकि ये बच्चे टीनेज में चले गए एंड दे हैव अर्न्ड देयर प्रिविलेजेस, तो अगले वालों को थोड़ा वो कहते हैं ना ट्रक की आड़ में रिक्शा निकल गया। जी नादिया, इट इज अबाउट मेंटेनिंग अ सर्टेन इक्वालिटी, मतलब कि आप जो है ना वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को, मेरी कोशिश होती है कि उनको बराबरी से रखा जाए सबके लिए। अच्छा, बिल्कुल सही कह रही हैं। इमरान भाई, आप क्या कहेंगे? एक और क्योंकि आज बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, कारोबार अपना करते हैं, हमेशा से करते हैं, तो बच्चों का जो ऑर्डर है उसमें कैसे एक पेरेंट्स रियलाइज करते हैं कि किस बच्चे में सलाहियत है कोई ख़ानदानी कारोबार संभालने की? यानी आपने भी, नादिया ने भी, यू वर्क सो हार्ड इन क्रिएटिंग एंटरप्राइजेस, क्या आपने बच्चों को कहते हैं कि जो सबसे बेटा है या जिसमें सबसे ज़्यादा सलाहियत है, ये सलाहियत पेरेंट्स कैसे गेज करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो दो सिर्फ लिंक कर दूं पहले कि माली आसूदगी घर के अंदर बहुत मैटर करती है कि आप अपने बच्चों के अंदर कंपैरिजन कैसे करते हैं। मैं 20 साल पहले, 10 साल पहले मेरे पास 1000 रुपये थे तो मैं आप अपने बड़े बच्चे को जो है वो 50 रुपये देता था, लेकिन आज अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और अगर मैं अपने छोटे बच्चे को सिर्फ 100 रुपये देता हूँ तो वैसे तो ये डबल लग रहा है, लेकिन अगर कंपैरिजन बच्चे को समझाया जाए ट्रांसपेरेंसी में तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाता है। ये जो कि आपकी
कारोबार करने के लिए, खुद से कारोबार करने के लिए और एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, एक रिस्क टेकिंग लेने के लिए, कॉन्फिडेंस लेने के लिए, ये छोटी छोटी खुसूसियात हैं जो आप अपने बच्चों के अंदर नापते हैं। और जब आप अपने बच्चों के अंदर नापते हैं तो आपको समझ में आता है कि यार ये बच्चा रिस्क ले सकता है, ये बच्चा किसी से, ये बच्चा काम बहुत अच्छा कर सकता है, ये बच्चा काम किसी से अच्छा करवा सकता है, ये बच्चा स्पेसिफिकेशंस में ज़्यादा जाता है, ये बच्चा जनरलाइजेशन के अंदर जो है बहुत अच्छा जाता है। और अब तो मैं ये कहता हूँ कि जी अब तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, MBTI के टेस्ट होते हैं। खुदार अगर आप अपने बच्चों पे ये रन कर दें तो आपको बहुत अच्छी तरह पता लग जाएगा कि खुसूसियत कौन सी है। आपको जगह जगह इसके लिए रिसोर्सेज मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया। इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे, नादिया हुसैन हमारे साथ थी। वाकई इस तरतीब का बच्चों की शख्सियत पे असर पड़ता है। आपने इस बारे में क्या ऑब्जर्व किया अपने कमेंट्स और फीडबैक में बताइएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।